सच बताओ, क्या कभी ऐसा लगा है कि आपने पूरे जोश के साथ एक नया काम शुरू किया, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था और फिर अचानक से सब बोरिंग हो गया? हाँ, और वो सारा मोटिवेशन जो पहले दिन था वो एकदम से हवा हो गया। बिल्कुल वही। आगे बढ़ने से पहले यू आर वॉचिंग पीसफुल वेल्थ, जहां हम पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं जो आपको पुश करते हैं अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत लोग हमारे सेशंस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सही बात है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज की इस डीप चर्चा पर वापस आते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उस आम प्रॉब्लम के बारे में जो लगभग हर कोई फेस करता है। राइट। दुनिया के सबसे बेहतरीन और सफल लोग ना अपने काम के लिए कभी मोटिवेटेड नहीं होते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच यही है कि जिसे हम सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, यानी मोटिवेशन, असल में वही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लगभग हर इंसान पालकर बैठा है। हमारी सोसाइटी में एक आम धारणा बन रही है कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक अलग ही इलेक्ट्रिक फीलिंग होनी चाहिए। हाँ, वो शुरुआत का नशा है ना। एक ब्रिलियंट आइडिया की चमक। एग्जैक्टली एक ऐसी एनर्जी जो रात रात भर जगाए रखती है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? जब एक हफ्ते बाद वो एक्साइटिंग काम अचानक से बोरिंग लगने लगता है ना, तो लगता है कि शायद प्रोजेक्ट में ही कोई खोट है। हाँ, या फिर लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, क्योंकि वो पावरफुल मोटिवेशन गायब हो चुकी होती है। और तभी अधूरे छोड़े गए प्रोजेक्ट्स का एक पूरा ढेर लग जाता है। तो आज के इस सेशन में हम इसी सच की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास एक बेहद पुरानी और दिलचस्प फेबल है, एक वॉचमेकर यानी घड़ी साज की कहानी। ये कहानी वाकई बहुत गहरी है ना? आज हमारा मिशन ये ढूंढना है कि जो लोग सच में किसी महान काम को पूरा करते हैं, उनके पास ऐसी कौन सी चुपचाप काम करने वाली ताकत होती है। एक ऐसी ताकत जो इस धोखेबाज मोटिवेशन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, जिसका नाम लियो है। देखो, लियो की कहानी सिर्फ एक घड़ी बनाने वाली की कहानी नहीं है। ये असल में ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा आईना है। मतलब हम सब की कहानी एक तरह से। बिल्कुल। लियो एक बेहद शानदार और टैलेंटेड वॉचमेकर था। उसे अपने पिता से एक पुरानी धूल भरी दुकान विरासत में मिली थी। उसके पिता अपने वक्त के सबसे बेहतरीन वॉचमेकर्स में से एक थे। और जहां तक मैंने पढ़ा है, उस दुकान में हर तरफ छोटे टूल्स और दर्जनों घड़ियों की टिक टिक गूंजती रहती थी। और कहानी में ये साफ बताया गया है कि लियो के पास हुनर की कोई कमी नहीं थी। हाँ, टैलेंट कूट कूट के भरा था उसमें। उसे गियर्स और स्प्रिंग्स की इतनी अच्छी समझ थी कि वो आसानी से किसी भी मशीन को समझ सकता था। पर उसके साथ एक बेहद आम समस्या थी, सब्र की कमी। एग्जैक्टली। उसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं था। उसे दुकान के आम और छोटे काम, जैसे किसी की पुरानी घड़ी साफ करना या बैटरी बदलना, अपने रुतबे से बहुत छोटे लगते थे। वो खुद को एक आम कारीगर नहीं बल्कि एक आविष्कारक मानता था। ओ, मतलब उसका ध्यान हमेशा किसी बिग आइडिया पर रहता था। सही पकड़ा। उसके दिमाग में हमेशा अजीबोगरीब और नए क्लॉक्स घूमते रहते थे। ऐसी घड़ियां जिनमें प्लैनेट्स घूम रहे हों या कॉम्प्लेक्स डांसिंग फिगर्स हों। साउंड्स एक्साइटिंग वैसे। एक्साइटिंग तो था, और जब तक उसके दिमाग में वो नई क्रिएटिव एनर्जी रहती ना, वो घंटों बैठकर उन नए डिजाइन्स पर लगातार काम करता था। पर एक पैटर्न था उसके बिहेवियर में। हाँ, जैसे ही कोई मुश्किल आती थी, जैसे कोई छोटा पुर्जा ठीक से फिट नहीं हो रहा, तो उसका सारा जोश ठंडा पड़ जाता था और वो गुस्से में उस प्रोजेक्ट को किनारे रख देता था। बिल्कुल। वो बस इस इंतजार में बैठ जाता था कि कोई नया और भी ज्यादा एक्साइटिंग आइडिया आएगा तो दोबारा शुरुआत होगी। और इसी आदत की वजह से उसकी दुकान बंद होने की कगार पर आ गई थी। पुराने ग्राहक आना बंद हो गए थे और दुकान में घड़ियों की टिक टिक की जगह एक खामोशी गूंजने लगी थी। पर एक सेकंड, इस कहानी को सुनकर मुझे एक अजीब सा ख्याल आ रहा है। क्या ख्याल? हम हमेशा सुनते हैं कि फॉलो योर पैशन या थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो क्या एक नए और ब्रिलियंट आइडिया की तलाश में रहना सच में गलत है? अगर इंस्पिरेशन नहीं होगी तो नए आविष्कार कैसे होंगे? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में छुपा है। देखो, क्रिएटिविटी होना और आइडियाज आना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ हमें रॉन्ग फ्यूल यानी गलत ईंधन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। गलत ईंधन मतलब मोटिवेशन गलत फ्यूल है? इसे एक मेटाफर से समझते हैं। मोटिवेशन और नए आइडियाज की चमक एक शुगर रश की तरह होती है। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो अचानक से एनर्जी का एक स्पाइक आता है, दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि कुछ नया और मजेदार हो रहा होता है, राइट? एग्जैक्टली।
पर वो एनर्जी बहुत जल्दी क्रैश भी हो जाती है। ओह, यानी वो सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन है एनर्जी का, वो लंबा नहीं टिकती। मतलब एक ऐसी एनर्जी जो धीरे धीरे बिना किसी जोश के लगातार मिलती रहे। बिल्कुल। अगर आप सिर्फ एक्साइटमेंट और डोपामीन के भरोसे चैलेंज को फेस करोगे तो फिनिश लाइन तक पहुंचना नामुमकिन है। लियो की भूल यही थी कि वो सिर्फ स्पार्क्स या चिंगारी जमा कर रहा था। पर उसके पास आगे बढ़ने का कोई सॉलिड इंजन नहीं था। वाओ, ये मैकेनिज्म समझना वाकई दिलचस्प है। तो जब लियो अपनी इस इंस्पिरेशन के इंतजार में खाली बैठा था, तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ी चुनौती आई। हाँ, एक ऐसी चुनौती जिसने उसके इस मोटिवेशन वाले भ्रम को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। एक सुबह एक अमीर बूढ़ा आदमी उसके दुकान में आता है और उसके हाथों में एक बेहद खूबसूरत पर बिल्कुल खामोश ग्रैंडफादर क्लॉक थी। मैंने पढ़ा था कि वो डार्क वुड और ब्रास से बनी घड़ी पिछले 50 सालों से बंद पड़ी थी। सही पढ़ा आपने। और उस बूढ़े आदमी ने आकर एक ऐसी बात कही जो किसी की भी ईगो को हवा दे सकती है। उसने कहा, मैंने इसे दर्जनों वॉचमेकर्स को दिखाया है और सबने कहा कि इसे ठीक करना नामुमकिन है। ओह, उसने लियो को एक तरह से चैलेंज कर दिया। हाँ, और साथ में ये भी कहा कि सब कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे पिता ही इसे ठीक कर सकते थे और तुम में भी वही टैलेंट है। साथ ही उसने इतने पैसे ऑफर किए जो लियो की डूबती दुकान को बचा सकते थे। तो यहाँ लियो का रिएक्शन वही हुआ होगा जिसका हमें अंदाजा है। उसके अंदर मोटिवेशन का एक ज्वालामुखी फट पड़ा होगा, डोपामीन का एक मैसिव स्पाइक। बिल्कुल, उसे लगा कि ये कोई बोरिंग रिपेयर का काम नहीं है, ये तो एक लेजेंड बनने का मौका है, अपनी जीनियस पूरी दुनिया को साबित करने का मौका। और शुरुआत के कुछ दिन तो पूरी तरह से पैशन से भरे होंगे। उसने उस बड़ी सी कॉम्प्लेक्स घड़ी को खोला होगा, एक एक पुर्जा अलग किया होगा। बड़ा थ्रिलिंग लग रहा होगा ये सब शुरू में। थ्रिलिंग तो था, लेकिन जब असली काम शुरू हुआ तो कहानी बिल्कुल बदल गई। क्योंकि उस घड़ी में एक या दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स थे। 1000? बाप रे। और प्रॉब्लम ढूंढने के लिए उन हजारों पार्ट्स को एक एक करके साफ करना, नापना और चेक करना जरूरी था। यह काम एक्साइटिंग बिल्कुल नहीं था। यह काम बेहद थकाऊ, धीमा और भयंकर बोरिंग था। और यहीं पर साइकोलॉजी ऑफ बोर्डम आती है ना? एक हफ्ते तक थकाऊ काम करने के बाद उसने महसूस किया होगा कि उसका सारा जोश खत्म हो गया है। सही कहा। वो बेंच पर बिखरे उन हजारों पुर्जों को देखता और गुस्से से भर जाता। निराशा और फ्रस्ट्रेशन में उसने आखिरकार स्क्रूज की एक ट्रे नीचे गिरा दी और हार मानने का फैसला कर लिया। मुझे लगता है इसे न्यूरोबायोलॉजी में समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? देखो, जब नॉवेल्टी खत्म हो जाती है और काम रिपीटेटिव हो जाता है तो हमारा दिमाग डोपामीन देना बंद कर देता है। दिमाग कहता है कि इसमें अब कोई नया रिवॉर्ड नहीं है, तो हम अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करें। एक तरह से दिमाग एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा होता है। पर सच कहें तो अगर किसी को भी 1000 छोटे पुर्जे ब्रश से साफ करने हो तो दिमाग खराब होना तो लाजिमी है। हाँ, नेचुरली आम इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाएगा। तो यहाँ एक सवाल उठता है, हम कैसे तय करें कि जो काम हम कर रहे हैं वो सच में गलत दिशा में है या फिर सिर्फ एक बोरिंग फेज चल रहा है जिसे पार करना जरूरी है? ये सवाल सीधा मास्टर क्राफ्ट्समैन और एक आम इंसान के फर्क को दर्शाता है। बोरिंग फेज ना किसी भी महान काम का सबसे अनिवार्य हिस्सा होता है, यानी इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। पर हमारा पैशन तो ऐसे बोरिंग काम में आकर दम तोड़ देता है। यही तो ट्विस्ट है। जब काम नया होता है तो पैशन आगे धकेलता है, पर जब प्रोसेस रिपीट होने लगता है तब पैशन साथ छोड़ देता है। जो सच्चे मास्टर्स होते हैं वो समझते हैं कि जब बोरियत होती है वही वो पॉइंट है जहां असल प्रोग्रेस शुरू होती है। वाओ, मतलब आम इंसान बोरियत को एक रेड फ्लैग समझता है कि रुक जाओ, ये मेरे लिए नहीं है। पर मास्टर क्राफ्ट्समैन उस बोरियत को एक दरवाजा समझता है जिसके उस पार मास्टरी होती है। एग्जैक्टली। और लियो की कहानी में भी वही दरवाजा आने वाला था। इस निराशा की खाई में जब लियो पूरी दुकान समेटने का मन बना चुका था और अगले दिन उस बूढ़े आदमी को मना करने वाला था, तभी एक सटीक मोड़ आता है। हाँ, उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो दुकान में अपने पिता की पुरानी डेस्क साफ करने लगा और वहाँ एक छुपी हुई दराज में उसे अपने पिता की पुरानी वर्क लॉग्स मिली, यानी उनकी पर्सनल डायरी। ये इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है मुझे लगता है, क्योंकि ये उस मिथ को पूरी तरह तोड़ता है जो हमने जीनियस और इंस्पिरेशन के बारे में बना रखी है। आप बताओ, जब लियो ने वो डायरी खोली तो उसे क्या उम्मीद थी? उसे जरूर लगा होगा कि उसमें किसी महान कला के बारे में लिखा होगा, पैशन की बातें होंगी या वॉच मेकिंग के कोई बड़े और कॉम्प्लेक्स राज होंगे। बिल्कुल, पर सच्चाई उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। वहां ऐसी कोई ग्रैंड फिलॉसफी या मोटिवेशन की बातें नहीं थी। वहां तो सिर्फ आम, थकाऊ और रोजाना के काम का जिक्र था,
जैसे मैंने उस डायरी के कोट्स पढ़े थे। एक पन्ने पर लिखा था, मिसेस गेबल की पॉकेट वॉच का व्हील साफ किया, 3 घंटे लगे, पुर्जा खराब था, नया लगाना पड़ेगा। और एक और एंट्री थी, आज टाउन हॉल की घड़ी के मेन स्प्रिंग पर पूरा दिन लगाया, कमर दर्द कर रही है, आज ठीक नहीं कर पाया, कल वापस कोशिश करूंगा। और एक दिन किसी गरीब बच्चे की घड़ी मुफ्त में ठीक करने का जिक्र भी था। पन्नों दर पन्नों सिर्फ एक ही चीज थी, एक सच्चे, थकाऊ और मुश्किल काम का लंबा हिसाब। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ लगातार होने वाली मेहनत। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सबक जिसकी तलाश में हम इस डीप डाइव में थे। डायरी के आखिरी पन्नों में उसके पिता ने एक ऐसी लाइन लिखी थी ना, जिसने लियो के दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए। वो लाइन क्या थी? उन्होंने लिखा था, जो इंसान सिर्फ तब काम करता है जब वो इंस्पायर्ड हो, वो बहुत सी चीजें शुरू तो करेगा पर खत्म कुछ नहीं करेगा। महान घड़ी इसलिए नहीं चलती क्योंकि वो इंस्पायर्ड है, वो इसलिए चलती है क्योंकि वो ठीक से बनाई गई है। उफ, इस लाइन में कितनी गहराई है। महान घड़ी इसलिए नहीं चलती क्योंकि वो इंस्पायर्ड है। उन्होंने आगे लिखा था, वो हर सेकंड अपने नियम का पालन करती है। एक क्राफ्टमैन को भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अगर हम आज के जमाने को देखें तो हम सारी उम्र यही सोचते रहते हैं कि आज मूड नहीं है या आज वो सही वाइब नहीं आ रही। हम हमेशा अपना मूड ठीक होने का इंतजार करते हैं कोई भी नया काम शुरू करने के लिए। सही बात है। जबकि इस डायरी से समझ आता है कि असल राज तो बिना सोचे बस अपने काम पर मौजूद रहने में है। मूड का ठीक होना तो बहुत बाद की बात है। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो हमें लाना है। हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बनाता है, ये सोचने पर मजबूर करके कि पहले अच्छा महसूस होगा तभी अच्छा काम होगा, जबकि न्यूरोबायोलॉजी उल्टा काम करती है। उल्टा कैसे? डायरी की इन बातों से लियो को यह समझ आया कि आप काम पर इसलिए नहीं आते क्योंकि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में आती है। ओह, मतलब जब हम कोई एक्शन करते हैं, चाहे दिमाग कितना भी विरोध क्यों ना करे, तो उस एक्शन के पूरा होने पर दिमाग धीरे धीरे डोपामिन रिलीज करता है। एग्जैक्टली। यानी मोटिवेशन काम शुरू करने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि मोटिवेशन तो काम शुरू करने का नतीजा होती है। उसके पिता इसलिए जीनियस नहीं थे क्योंकि वो हमेशा इंस्पायर्ड रहते थे। वो इसलिए महान थे क्योंकि उनमें हर रोज लगातार उस बोरिंग काम को करने का अनुशासन था। यही उनका सबसे बड़ा हथियार था, है ना? बिल्कुल। और इस फिलॉसफी ने लियो को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कहानी के मुताबिक अगले दिन जब वो दुकान में आया तो वो पुराना लियो नहीं था। उसने एक्साइटमेंट का इंतजार करना छोड़ दिया था। उसने अपनी उन अजीबोगरीब डिजाइन्स की बुक उठा के साइड में रख दी जो उसे सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, और उसने अपने लिए एक नया नियम बनाया। एक ऐसा नियम जो मोटिवेशन की झूठी चमक पर नहीं बल्कि डिसिप्लिन की मजबूत नींव पर खड़ा था। उसने तय किया कि वो हर सुबह ठीक 4 घंटे उस ग्रैंडफादर क्लॉक पर काम करेगा, चाहे उसे कैसा भी महसूस हो रहा हो। हाँ, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो या वो कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो, वो वहां बैठेगा और सिर्फ उस घड़ी पर अपना ध्यान लगाएगा। मैं सोच रही थी, शुरुआती दिन तो बेहद मुश्किल रहे होंगे उसके लिए, जब दिमाग अंदर से बगावत कर रहा हो कि छोड़ दो इसे, कुछ और करते हैं। ऐसे में कुर्सी पर बैठे रहना किसी सजा से कम नहीं होता। सजा ही लगती है शुरू में। कहानी बताती है कि एक दिन तो उसने पूरे 4 घंटे सिर्फ एक जिद्दी पुर्जे को साफ करने में लगा दिए और बाहर से लग रहा था जैसे कोई प्रोग्रेस हुई नहीं। पर पुराने लियो की तरह गुस्सा करने या चीजें फेंकने के बजाय इस बदले हुए नए लियो ने शांति से अपने टूल्स नीचे रखे और खुद से कहा, कल वापस कोशिश करूंगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह। और यही वो डिसिप्लिन का असली इंजन है जो अब स्टार्ट हो चुका था। अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब हम बार बार किसी थकाऊ काम को बिना छोड़े करते हैं तो दिमाग के न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। तो मतलब दिमाग उस फ्रिक्शन को कम करना शुरू कर देता है। हाँ, धीरे धीरे उसमें एक बेहद खूबसूरत बदलाव आने लगा। लियो को उस प्रोसेस से ही प्यार होने लगा। एक काम को पूरी शिद्दत और सफाई से करने में, जिसे एक जॉब वेल डन कहते हैं, उसे उसमें गर्व महसूस होने लगा। उसे पॉलिश्ड ब्रास की चमक और 2 गियर्स के परफेक्ट फिट होने की खूबसूरती दिखने लगी होगी। वो अब सिर्फ एक मशीन ठीक नहीं कर रहा था, वो अपना कैरेक्टर और अपनी पेशेंस बिल्ड कर रहा था। सही बात है। देखो, अगर इस सारी प्रोसेस को एक अलग और बेहतर मेटाफर से समझा जाए ना, तो मुझे लगता है ये किसी फ्लैश फ्लड या अचानक आई बाढ़ और एक शांत बहती नदी के फर्क जैसा है। ओह, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। कैसे? मोटिवेशन एक फ्लैश फ्लड की तरह है। अचानक आती है, बहुत शोर मचाती है, थोड़ी देर के लिए पूरा मंजर बदल देती है, पर जल्दी ही सूख जाती है और पीछे सिर्फ कीचड़ छोड़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन डिसिप्लिन
एक शांति से बहती हुई नदी की तरह है। शुरू में लगता है कि इसका कोई असर नहीं हो रहा, पर सालों तक लगातार एक ही पत्थर पर बहने की वजह से वो नदी बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर एक डीप कैनियन बना देती है। ताकत शोर मचाने में नहीं, लगातार चलते रहने में है। ये बाढ़ और बहती नदी का मेटाफर वाकई बहुत खूबसूरत और बिल्कुल सटीक है। यही फर्क है टेम्परेरी और परमानेंट बदलाव में। डिसिप्लिन या अनुशासन का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना या उन्हें नजरअंदाज करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने लक्ष्य को, अपने आखिरी गोल को, अपने आज के टेम्परेरी इमोशंस और मूड से ज्यादा अहमियत देना। और इसी शांत पर लगातार मेहनत का नतीजा ये हुआ कि 3 हफ्ते की इस बोरिंग और मुश्किल तपस्या के बाद आखिरकार लियो ने उस प्रॉब्लम को ढूंढ ही लिया। हाँ, एक छोटा सा गियर जिसके अंदर एक दांत, एक बेंट टूथ हल्का सा मुड़ा हुआ था, वो इतना छोटा और बारीक था कि बिना सब्र और बिना लंबे ध्यान के उसे देख पाना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर वो मोटिवेशन के भरोसे बैठा रहता तो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। और उस एक छोटी सी कमी को ठीक करते ही, जैसे ही उसने हजारों पुर्जे वापस जोड़े और आखिरी पेंडुलम लगाया, वो जादू हो गया। घड़ी ने आवाज की टिक टॉक। 50 साल बाद वो वापस चल पड़ी। और सोचकर देखिए, वो टिक टॉक सिर्फ एक मशीन की आवाज नहीं थी, वो उसके पिता के सिखाए अनुशासन की आवाज थी। वो एक मुद्दत तक चली उस थकाऊ मेहनत का नतीजा थी। कहानी का अंत सच में उतना ही इमोशनल है जितना इसका सबक। अगले दिन जब वो बूढ़ा आदमी वापस आया तो दुकान के कोने में उस ग्रैंडफादर क्लॉक को चलता देख और उसकी आवाज सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, उसने रोते हुए कहा कि उसके बचपन में उसके पिता हर रविवार इस घड़ी में चाबी भरते थे और उसने ये आवाज अपने बचपन के बाद आज पहली बार सुनी थी। उसने लियो से ये भी कहा कि तुमने सिर्फ एक घड़ी ठीक नहीं की है, तुमने मुझे मेरी जिंदगी का एक अमूल्य हिस्सा वापस लौटा दिया है। और तब जाके लियो को असल मायने समझ आए होंगे अपने काम के। बिल्कुल, उसे समझ आया कि उसका काम सिर्फ अपनी जीनियस या टैलेंट को दुनिया को दिखाने के लिए नहीं था। असली काम एक सेवा का माध्यम होता है। ये उन चीजों को जिंदा रखने के बारे में है जो दूसरों के लिए बहुत मायने रखती हैं। इस लंबा सफर तय करने में लियो ने ना सिर्फ अपने पिता की दुकान बचा ली, बल्कि उसने अपने अंदर के उस खोखलेपन को भी ठीक कर लिया था जो मोटिवेशन के पीछे भागने से पैदा हुआ था। तो इस पूरी गहराई भरी कहानी और चर्चा को अगर हम डिस्टिल करें तो मुख्य सबक क्या निकलते हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यहाँ 3 सबसे अहम बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि मोटिवेशन गाड़ी स्टार्ट करने का सिर्फ एक स्पार्क या चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो लंबा सफर तय करता है। बिना इंजन की गाड़ी, चाहे उसमें कितनी भी बढ़िया चिंगारी क्यों ना हो, सिर्फ आवाज करती है और वहीं खड़ी रहती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ फाइनल रिजल्ट से प्यार करना काफी नहीं है। असली रिवॉर्ड वो प्रोजेक्ट खत्म करना नहीं है। असली रिवॉर्ड वो बोरिंग प्रोसेस है जो इंसान को वो महान व्यक्ति बनाती है जो किसी भी प्रोजेक्ट को फिनिश लाइन तक ले जा सके। और तीसरी बात जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, जब थकावट हो, जब बोरियत हो, जब दिमाग चिल्लाए कि छोड़ दो, तब बस बिना बहाने बनाए अपने काम पर मौजूद रहना सबसे जरूरी है। हाँ, पूरा रास्ता एक साथ मत देखो, सिर्फ अपना अगला एक कदम लो। एक गियर साफ करो, एक सेंटेंस लिखो या एक हिस्सा ठीक करो। महान चीजें किसी एक अचानक आई बिजली या जोश से नहीं बनती, वो रोजाना की चुपचाप और लगातार की गई मेहनत से ही खड़ी होती हैं। सही मायनों में कहूं तो अपने दिमाग को शांत रखकर उस बोरिंग काम में भी एक ब्यूटी ढूंढना ही असली मास्टरी है। इस चर्चा ने वाकई दिमाग के कई तार खोल दिए हैं और ये साफ कर दिया है कि मोटिवेशन पर हमारी निर्भरता ने हमें कितना कमजोर बना दिया है। तो इस सेशन को समेटते हुए एक नया और थोड़ा चुभने वाला ख्याल दिमाग में आता है। कैसा ख्याल? अगर मोटिवेशन सच में इतनी धोखेबाज और टेम्पररी है, तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम और कॉर्पोरेट कल्चर मोटिवेशनल स्पीकर्स, फाइंडिंग योर पैशन और हाई एनर्जी सेमिनार्स पर इतना बड़ा पैसा और वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? ये एक बहुत ही तगड़ा सवाल है। क्या बचपन से लेकर ऑफिस के बोर्डरूम तक हमें सफलता का एक बिल्कुल गलत और अनरियलिस्टिक फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है? क्या ये पैशन की पूरी इंडस्ट्री एक ऐसी चिंगारी बेच रही है जिसका इंजन से कोई लेना देना ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सच में शांति से बैठकर अकेले में सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। उम्मीद है आने वाले दिनों में जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो उस भरी हुई जोशीली आवाज से ज्यादा उस चुपचाप चलने वाले अनुशासन के इंजन पर भरोसा करेंगे। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड में एक सिंपल सवाल आप सबके लिए, आपने कभी किसी प्रोजेक्ट को बोरियत की वजह से आधे में छोड़ा है? यस या नो?
कमेंट्स में जरूर बताना कि बिल्डिंग